हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है ये 10th फिजिक्स का 7th लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कुछ एक जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमने चीज़ें टर्म्स जो पढ़ी थी पिछली क्लास में, मीडियम, दो मीडियम थे, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक नए फिनोमिना जो है आज की हमारी क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो एक बार पिछले लेक्चर देख लें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दिया हुआ है और ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है वहाँ पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे आज क्लास में। फर्स्ट जो चीज़ है वो फर्स्ट जो थिंग हम लेकर के चलेंगे वो क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ग्लास की स्लैब है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब जो हमारी क्या काम आएगी, ये हमारा क्या है, मीडियम है। और जो इसको हमने जब रखा है कहीं पर, ये कहीं रखी हुई है, तो इसके दोनों तरफ जो है यहाँ पर भी एयर है, हमारा जो मीडियम है वो एयर का है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एयर है। तो फर्स्ट मीडियम जो हमारा वो एयर है, जो हमारा रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम हमारा क्या है, ग्लास की कोई स्लैब ली हुई है, हमने ग्लास का कोई टुकड़ा लिया हुआ है। और जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, वो फिर से हमारा एयर है। ठीक है, तब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन जब होगा तब फर्स्ट जो हम चीज़ें पढ़ी हैं जितने भी, रेयर मीडियम में से डेंसर में जाएगी तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड करेगी। और अगर हम बात करते हैं किसमें, जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, तब वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास जो है वो कोई नॉर्मल हमने ये ड्रॉ किया, ये कोई नॉर्मल जो है इसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब कोई रे आई, कोई मोनोक्रोमेटिक जो हमारी लाइट है वो हमने इंसिडेंट करवाई इस पॉइंट के ऊपर, इस नॉर्मल पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पर जब कोई आकर के इंसिडेंट हुई है कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो फर्स्ट जो थिंग यहाँ पर आएगी आपके पास कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो कैसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास वो आई क्या कि मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो क्या है, क्या ये फिनोमिना है, कैसी ये लाइट है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि एक कलर की, सिंगल कलर की जो लाइट है वो हमारे पास इस पर आकर के इंसिडेंट हुई है। ठीक है, सिंगल उसकी वेवलेंथ है, कोई भी लाइट है, मान लीजिए कि रेड लाइट आई है या कोई भी लाइट है, वोलेट लाइट है, तो सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। तो हमने जो है उसको कहीं से जो है एक्सट्रैक्ट कर रखा है और वहां से हमारे पास जो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो आकर के इस पॉइंट पर जो है वो इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, जब इस पॉइंट पर आकर के वो इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर कोई इंसिडेंट एंगल आई बनाएगी। ठीक है जी, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये हमारी लाइट आई है, अगर ये रिफ्रैक्ट ना हो, अगर ये बैंड ना हो तो कहाँ से निकलेगी, ये हमारी ऐसे कहीं निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसमें करते हैं तो हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये रेयर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, तो मीडियम चेंज हुआ है तो रे हमारी जो है वो बैंड करेगी लाइट की। वो कहाँ से बैंड करेगी, कहाँ बैंड करेगी, वो हमारी इस जो हमारा नॉर्मल था इस नॉर्मल की तरफ जो है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारा क्या है, N1 कोई नॉर्मल। ठीक है, इस नॉर्मल की तरफ जो है वो हमारी बैंड करेगी और यहाँ से क्या देगी, R कोई रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस लाइन के ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये कोई नॉर्मल जो है N2 ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब बात आती है कि हमारी जो ये लाइट है ये कहाँ से जाएगी। अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ से निकलनी चाहिए, इस सिद्ध के साथ, इस
डायरेक्शन में इस पाथ को फॉलो करते हुए, ठीक है। लेकिन ये डेंसर मीडियम था, बाहर वाला हमारा कैसा है, रेयर मीडियम है, तो यहाँ पर कोई चेंज होगा और उस चेंज की वजह से वो कहाँ से जाएगी अपनी, वो कोई डिस्टेंस जो है, कोई लेटरल कोई डिस्टेंस बनाएगी, कोई इससे हमारे जो ये एक्चुअल पाथ था इसका जो है वो नॉर्मल से कैसा होगा, इससे दूर चला जाएगा, ठीक है। पहले उसने इस पाथ से आना था लेकिन आई नहीं क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन की वजह से वो बेंड कर जाएगी, वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो कोई पाथ जो है उसको सिलेक्ट करेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो वो आगे रे निकल गई। अब बात करते हैं कि जो हमारी फर्स्ट जो रे थी इसको हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये आकर के यहाँ पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही थी, आफ्टर इंसिडेंस ये क्या हो गई थी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। आर लिख रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट जब हम देखें तो यहाँ पर किसी एंगल से ये रिफ्रैक्ट हुई थी, उसी एंगल से यहाँ पर ये नॉर्मल के साथ आकर के आर से यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हो, ठीक है। इसको आप I2 भी लिख सकते हैं। और ये जो आर था रिफ्रैक्शन एंगल, उसी रिफ्रैक्शन एंगल से आकर के नॉर्मल के साथ जो है यहाँ पर टकराएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके निकलने के, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एंगल बना है, ये एंगल कैसा होगा, हमारा एंगल ई होगा, ठीक है। ये अब हमारे पास दोबारा से R2 या हम इसको कोई और नाम दें तो वो नहीं होगा, क्योंकि अब ये हमारे पास जो है वो डेंसर मीडियम से बाहर आ रही है, रिफ्रैक्शन उसने यहाँ लिया था, लेकिन ये रिफ्रैक्शन के बाद दोबारा रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ चली गई, हमारी जो पहले जिस एंगल से आ रही थी ये उस एंगल की तरफ जो है वो भागना चाहेगी, इमर्ज करेगी उस एंगल की तरफ, ठीक है। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस जो इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं ये इमरजेंट एंगल हो गया, तो ये हमारी रे कैसी आई, ये रे भी हमारी कैसी होगी, ये ER बोलेंगे, इसको इमरजेंट रे बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारी इमरजेंट रे है ये कैसी रे है और इसको क्यों बोलेंगे इमरजेंट रे, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ था हमारी जो फर्स्ट इंसिडेंट जो रे थी, इसको जब हमने इसको प्रोड्यूस किया आगे कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास ये कोई एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है इसका, जब ये रियल में अगर सीधी निकलती विदाउट रिफ्रैक्शन के, तो ये पाथ फॉलो करना था यहाँ वाला, लेकिन इसने ये नहीं किया, ये यहाँ आई, तो जो ये यहाँ से निकली हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो उसने क्या ट्राई की कि वो उस तरफ दोबारा भागी जिस पाथ से उसको आना था, वहां तक पहुंची नहीं, वो बात अलग है। तो उस पाथ की तरफ जो उसका रियल पाथ था, एक्चुअल पाथ था, उसकी तरफ वो जो है इमर्ज होने को जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म बचती है वो क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या निकल करके आएगा, जब हमने इसमें देखा तो ये जो एंगल आई था हमारा इंसिडेंस एंगल, ये किसके इक्वल निकला हमारा, ये एंगल ई जो था, ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल आए, ठीक है। आप यहाँ से भी इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि जिस एंगल से ये यहाँ इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल से ये यहाँ निकल रही है, कुछ ना कुछ जो है उसमें सिमिलरिटी है, लेकिन हमने उसका एक्चुअल पाथ जो था, रियल पाथ जो उसने फॉलो करना था उसमें, और जो आया है रियल में अब कैलकुलेटेड आया है रिफ्रैक्शन के बाद, उसमें कुछ अंतर आया। उस अंतर को जब हम यहाँ नोट करते हैं, मान लीजिए कहीं पर भी यहाँ पर किया या यहाँ पर किया, तो ये जो डिफरेंस है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप L से हम इसमें आगे जो है डिनोट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप LD करके शॉर्ट फॉर्म देना चाहें तो LD करके लिख लेंगे, बट यहाँ पर हम L से इसको जो है वो शो करेंगे आगे की जो भी आपकी टर्म्स जो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखना चाहें तो क्या है कि जब हमने कोई मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वो इंसिडेंट करवाई किस पर, हमारी ग्लास स्लैब के ऊपर, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कोई जो नेक्स्ट जो पाथ जो बनाएगी वो कैसा बनाएगी, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल जो हमारा N1 था इसकी तरफ बनाएगी। इस डायग्राम को जो आप आपकी लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन कर लेना, मैं इसको जो है मोटा आपको बता देता हूँ कि इसकी जो डिटेल जो है वो दे रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको लिख लेंगे। ये हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये आ गई। ये जब आकर के आपके
बाहर निकलने के लिए इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, यहाँ अगर इंसिडेंट हुई इसके पॉइंट पर, तब यहाँ से हमें क्या मिला, इसकी जो ये रे थी ये कहाँ किस तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, और यहाँ कोई एंगल जो है वो नॉर्मल के साथ कौन सा बनाएगी, ई, जिसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे या इमरजेंट एंगल बोलेंगे। ये एंगल इमरजेंट क्या था इसके बारे में आप लिख लेंगे कि जब कोई रे बाहर निकलती है, लिखना चाहें तो लिख लेंगे, वरना आपको समझाना मेन पर्पज था कि जब ये रे जो है बाद में दोबारा रिफ्रैक्ट होती है, तब ये रे जो है उस हमारी जो रियल जो इसका पाथ था, एक्चुअल जो इसका पाथ था, उसकी तरफ ये जाने की कोशिश करती है, और उस पाथ को फॉलो करने के लिए यहाँ पर कोई उसी तरह का एक एंगल बनाती है। कैसा, हमारा इंसिडेंस एंगल जो था उसी के इक्वल जो है एंगल ऑफ इमरजेंस जो हमारा वो होगा। ठीक है। और दूसरा इसमें अगर हम नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं तो वो क्या आती है, ये जो हमारी एक्चुअल जब हम इसको इंसिडेंस रे को आगे अगर प्रोड्यूस करते हैं फर्दर, तब हमारे पास जो रे आएगी निकल करके, जो पाथ आएगा निकल करके उस रे का, उस रे के पाथ के इक्वल या पैरेलल जो है हमारे पास, इक्वल नहीं पैरेलल, हमारे पास एक नई रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ निकलने के बाद जो रे आई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इमरजेंट रे बोल रहे हैं। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे को जब आपने प्रोड्यूस किया है, इन दोनों का जो पैरेलल, जो ये पैरेलल चल रही है, वो जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल से डिनोट कर रहे थे। ठीक है। इसकी लैंग्वेज जो आपको आपकी जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, एनसीईआरटी है या कोई आर चांद वगैरह जो कोई भी है, उसमें मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ थी इस फिनोमेना के बारे में सारी थी। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो था आपको पता लग गया होगा कि वो क्या चीज़ है, किस पर वो डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसको जो इफेक्ट करेंगे वो फैक्टर्स हम देखेंगे, जो हमारा ये रिफ्रैक्शन हुआ है कितना हुआ, क्यों हुआ, तो यहाँ हमारे पास किस में कमी या ज़्यादा होगा, उसमें हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इसकी थिकनेस को कम करते हैं, ये ज़्यादा करते हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमारे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो वो इफेक्ट करेगी। ठीक है। उस चीज़ के बारे में और देखेंगे कि इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो चीज़ें देखते हैं, वो फिनोमेना देखते हैं। एक बार आप जो इसको लिख लो, इसको जो है डायग्राम को जो है वो ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक में। प्रॉपर जो मेजरमेंट्स जो है उनका आपने यूज़ करना है, स्केल और पेंसिल से अच्छे से जो इसका डायग्राम आप आपकी नोट्स जो है नोटबुक जो है उसमें बना लो। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एल, एल यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब ये लेटरल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इसको आप देखो ध्यान से कि इसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट आपका पड़ सकता है। फर्स्ट तो आप नोट करें, यहाँ से आपकी रे ने चलना स्टार्ट किया था, मोनोक्रोमेटिक जो हमारी रे थी उसने, तो यहाँ से जब चलेगी तब हमने फर्स्ट थिंग जो नोट की वो क्या की कि जो अगर ये एंगल हमारा है, ये एंगल आई जो है, अगर ये कम ज़्यादा होता है, मान लेते हैं कि ये इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर आता है, इसके ऊपर से होता हुआ आता है, तो कोई चेंज नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यानी जितना हमारा एंगल ये कम होगा उतना हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास क्या निकल करके आया कि एंगल आई जब जितना भी कम ज्यादा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा हमारा, एल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम एंगल इंसिडेंस जो है उसको कम कर रहे हैं, उसको नॉर्मल के साथ लेकर के आ रहे हैं, परपेंडिकुलर लेकर के आ रहे हैं, तो हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी निकल जाएगी दोनों मीडियम में से। तो इस वजह से हमारा जो एल जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो कुछ नहीं होगा, यानी एंगल घटा तो हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट चीज आगे बढ़े तो देखें, किसी मीडियम के अंदर जब कोई रे लाइट जो है वो एंटर करेगी तो वो उसको उसके साथ जो बेंडिंग होगी कितना हुआ, ये चीज हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आई वो क्या आई, हमारा म्यू, इसको म्यू लिखो, म्यू लिख लो, एन से कई जगह कई बुक्स में डिनोट किया है, आप एन लिखना चाहिए एन लिख लें, मैं यहाँ पर म्यू लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है। ये म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे ही ये ज्यादा होगी तो हमारे पास इसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी एक्चुअल जो पाथ था उसके अंदर जो है जो डिफरेंस आएगा वो ज्यादा होगा, इस वजह से हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है, इस पर जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की,
तो यहाँ से आप यहाँ तक आए तो आपने बीच में क्या चीज़ नोट की कि तो नेक्स्ट जो है आपकी वो क्या चीज़ निकल करके आई, यहाँ से जब यहाँ तक आए तो कोई काम तो कुछ चीज़ हमारी करेगी, वो क्या करेगी, नेक्स्ट हमें क्या समझ में आया, ये हमारी ग्लास स्लैब है। इस केस में अगर हम देखते हैं कोई और मीडियम होगा तो उसमें अलग बात होगी, लेकिन मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल जो हमने ले रखा हो क्या ग्लास स्लैब का है। तो ये ग्लास स्लैब अगर थोड़ी और इसकी मोटाई होती, ये और थोड़ा चौड़ी होती, इसकी ब्रेथ जो है, इसकी थिकनेस जो है और मोटी होती, तब क्या होता, तब ये हमारी कहीं यहाँ आकर के, क्योंकि इसी तरफ से आएगी, बाहर जाने के बाद कहीं टकराएगी, बाहर निकलेगी, तभी तो उसके जो पाथ है उसमें चेंज आएगा। उससे पहले तो जैसे आ रही है उसी उस पर चलती जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर जो जिस पाथ पर मुड़ गई उसी पाथ को फॉलो करेगी। यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद इसने फिर से पाथ बदला है, तो इस थिकनेस के भी ये कैसी होगी हमारी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा इसका थिकनेस होगा उतनी ज़्यादा इसकी क्या आएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगी। ठीक है, ये अगर इतनी मोटी होती तो इसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट था यहाँ से इतनी आगे आने के बाद चेंज होता, तो वो कुछ अलग होता, वो हमारा कुछ ज़्यादा होता। ठीक है, वही बात करें हम अब, नेक्स्ट चीज़ जो हमारी बचती है वो क्या बचती है, वो बचती है कि हमारी जो ये लाइट थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जब इसकी वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ जो है आप आगे जो स्पेक्ट्रम वगैरह जो पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। फोर्थ जो चीज़ आपकी लैम्डा, लैम्डा क्या हमारी वेवलेंथ, इस वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। वो कैसा डिपेंड करेगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, जैसे ही हमारी इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी तो हमारे पास जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा आएगा। अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेवलेंथ से वो ट्रैवल कर रही है कोई लाइट, तो उसकी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा, क्योंकि उस लाइट के अंदर रिफ्रैक्शन कम होगा, बेंडिंग कम होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ होने की वजह से, ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से, तो इस वजह से हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ये इसका पूरा रोल रहेगा। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स थे जो इस हमारी लाइट के बारे में थे, इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में थे, बेंडिंग के बाद उस चीज़, ये चारों के चारों फैक्टर जो है हमारे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को जो है वो अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्योंकि वेवलेंथ की बात चल गई, तो सबसे ज़्यादा जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस लाइट में होगा। ठीक है, उससे पहले आपका एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जो आप उसको पुट अप करके देखें अपने माइंड में। जो हमारी रेड लाइट होती है वो, उसको हम किसी भी खतरे के निशान के लिए क्यों यूज़ करते हैं, एम्बुलेंस वगैरह में आपने देखी होगी, कोई और चीज़ें हैं, तो उनके लिए हम रेड लाइट का यूज़ क्यों करते हैं। जो हमारी जो जिसको हम बोलते हैं सायरन के अंदर जो यूज़ करते हैं लाइट को, वो रेड क्यों करते हैं, जब भी कोई डेंजर होता है तब हम रेड लाइट का ही यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, खतरे का निशान लाल क्यों है, ये आप एक बार क्वेश्चन आप खुद से सोच के देखिए, आपको जो है इस चीज़ का पता लग जाएगा कि ये कैसे क्या खेल करेगा। ठीक है, इसके लिए आप देखिए हमारा जो सिस्टम है कैसा, हमारा जो विबग्योर है, प्रिज्म में से जब कोई लाइट, वाइट लाइट हमारी, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे इस के अंदर, तो हमारे पास जो वेवलेंथ है इन लाइट्स की वो इंक्रीज करती हुई जाएगी। यहाँ हमारा वेवलेंथ की चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ केवल वेवलेंथ के बारे में इसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी जो नीचे का जो सबसे लास्ट है हमारा रेड कलर, इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ग्रीन है, ये हमारा ब्लू है, ये हमारा क्या है इंडिगो है, और ये हमारा क्या है वॉयलेट कलर। ठीक है, ये अलग अलग हमारे कलर थे जो हमारे उसके 7 कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें हमारा जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ हमारी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम जहाँ भी डेंजर होता है उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, रेड कलर को जो है वहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं और उसका यूज करते हैं। सिग्नल्स के अंदर देख लो, रेड सिग्नल जो आपका कलर है उसको हमने जो है रुकने का सिंबल क्यों बनाया है, वो इसीलिए ताकि दूर तक दिखाई दे जाए और वहाँ से वो रुक सके।
क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो लाइट जो आपकी वो दूर तक जो है ट्रैवल करेगी, लंबा जो है वो जाएगी। इस वजह से जो हम रेड कलर जो है उस किसी भी लाइट का किसी भी जगह पर डेंजर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारी वॉयलेट है इसके अंदर उसकी लेंथ जो वेवलेंथ है वो सबसे कमज़ोर है। तो इस वजह से वेवलेंथ जो है हमारी वॉयलेट की सबसे कम है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, इस फिनोमिना के अंदर हमारा वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा। किस लाइट के अंदर, किस मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर, जब हमारा जो इंसिडेंट रे है वो किसी कैसे रंग की है, वॉयलेट कलर की है, तो हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम स्पेरिकल लेंस जो है आपके उनके बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप ऐसा जो है लाइक और जो सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को कीजिए, वीडियो को जो है लाइक कीजिए। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए लेक्चर जो है वो कंटिन्यू बनाएं और आपको जो आपके जो डाउट्स हैं उनको हम सोल्व करते रहें। तो इसीलिए आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर।